कि साधारण आदमी का सहज स्वभाव है कि वो नीचे की ओर जाता है। लोभ है, लालच है, इच्छाएं हैं, तो सहज आदमी की गति है उधर। और धर्म आपको कहता है कि वो मत करो, चोरी मत करो, महिला को गलत दृष्टि से मत देखो, पराये धन की इच्छा मत करो, दूसरे को अपना जैसा मानो, ये धर्म कहता है। लेकिन मनुष्य का मन दूसरी दिशा में ले जाता है। तो दीनदयाल जी कहते थे कि मनुष्य जब अपने स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बदलने का प्रयत्न प्रारंभ करता है, उसमें से संस्कृति के मूल्यों का जन्म होता है। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि उसका जो बेस्ट मॉडल आपको दिखाई दे सकता है, जिसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकृति के लोग एक होकर के रहें, तो वो है परिवार, फैमिली। इसलिए भारत ने ये जो हमारा एकात्मता का जो विचार है, उसको सामाजिक या जीवन के अंदर व्यवहार में लाने के लिए जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो फैमिली का हुआ हमारा। इसलिए वेस्टर्न उसमें इंडिविजुअल ये बिल्डिंग ब्लॉक है, और भारतीय परंपरा में फैमिली ये बिल्डिंग ब्लॉक है। और ये फैमिली बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी को ही और बढ़ाते बढ़ाते हर जगह अप्लाई किया उन्होंने। इसलिए मेरे माता पिता और मैं एक परिवार है, लेकिन फिर मेरे चाचा, मामा, ताऊ, ये मिलकर हमारा संयुक्त परिवार है। फिर मैंने जिसमें जन्म लिया वो कुल भी एक परिवार है, जिस गांव में जन्म लिया वो भी एक परिवार है, जिस राज्य में लिया वो भी एक परिवार है, जिस देश में लिया वो भी एक परिवार है, और आगे चल करके संपूर्ण विश्व जो है वो भी एक परिवार है। तो दीनदयाल जी ने उस समय कहा कि एक व्यवस्था ऐसी है पूंजीवाद, जिसमें मनुष्य को स्वार्थी, लालची और लाभ केंद्रित एंटिटी के रूप में ही उसका डेवलपमेंट है। और दूसरा जो साम्यवाद है, उसमें सरकार रूपी भीम का ही मशीन का वो एक पुर्जा है, और दोनों मनुष्य को लेकर के लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक वाक्य कहा था उस समय कि न हमें पूंजीवाद चाहिए, न हमें समाजवाद चाहिए, हमें अगर कुछ चाहिए तो वो मानव का उत्कर्ष और सुख चाहिए। और ये मनुष्य का उत्कर्ष और सुख चाहिए, तो उन्होंने कहा वो अकेलेपन में नहीं हो सकता, वो समग्रता में होगा। सामूहिक घोषणा उस समय की गई 92 में कि आगे हमारा लक्ष्य है कि हम सब मिलकर पृथ्वी के ऊपर एक 3 गोल निर्धारित किए उन्होंने। एक था ग्लोबल पीस, दूसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और तीसरा था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। उसके लिए ट्रीटी हुई, स्लोगन्स दिए गए, संधियां हुई, संकल्प किए गए, चार्टर बने, और आने वाले सम्मेलनों में ये सब चलता रहा। लेकिन आज जब 2025 में हम विश्व का परिदृश्य देखते हैं, तो सपना था ग्लोबल पीस का, लेकिन चैलेंज है ग्लोबल टेररिज्म। सपना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लेकिन भिन्न भिन्न देशों की आर्थिक अवस्थाओं के बीच की जो खाई है, नंबर थोड़े इधर उधर बदल सकते हैं, लेकिन वो खाई बढ़ती चली जा रही है। तो एक पुराना श्लोक है, उसमें वो कहते हैं कि स्मृतिर अतीत विषया, जो स्मृतियां होती हैं उसका संबंध भूतकाल से होता है, और मतिर आगामी गोचरा, जो मति है वो भविष्य की कल्पनाओं में खोई रहती है, वो गढ़ती है।
और कहा कि बुद्धिस तात्कालिकी ज्ञेया, जो बुद्धि है वो वर्तमान जो है, जो अभी चल रहा है, उसमें वो गति करती है। और फिर आखिर में कहा प्रज्ञा त्रयिका लिकी मता, लेकिन जो प्रज्ञा है उसका संबंध तीनों कालों से है। इसलिए दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन के रूप में जो विचार रखे वो प्रज्ञा से जन्य थे। और इसलिए जैसा पीयूष जी ने कहा कि 60 साल बाद आज पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कि जो उन्होंने विश्लेषण किया, कल्पना की, वो आज भी उतनी सार्थक है। कि व्याख्यानों को 60 वर्ष होने पर महाराष्ट्र शासन द्वारा इसके लिए बनाई गई हीरक महोत्सव समिति और दीनदयाल शोध संस्थान, लोढ़ा फाउंडेशन, इनके संयुक्त तत्वावधान में उसी स्थान पर और उन्हीं तारीखों में चलने वाली इस 4 दिवसीय व्याख्यानमाला के समापन के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत सरकार के वाणिज्य व्यापार मंत्री पीयूष गोयल जी, इस समिति के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष निखिल मुंडले जी, महामंत्री अतुल जी और सभा में उपस्थित सभी आत्मीय बहनों तथा भाइयों, कार्यक्रम प्रारंभ हुए काफ़ी समय हो गया है। बोलने वाले का उत्साह हो सकता है पर सुनने वालों के धैर्य की सीमा रहती है। एक पुराना प्रसंग है, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा कि एक ज़माने में लोग कैसे जोड़े जाएं, तो एक किताब बड़ी पॉपुलर थी उस समय में, डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। और अपने देश में विचित्र प्रकार के भी लोग रहते हैं, तो एक ने उसकी उल्टी किताब लिखी कि हाउ टू क्रिएट एनिमीज। तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बहुत देर हो जाए और आखिरी वक्ता बहुत लंबा बोले, तो इससे ज़्यादा दुश्मन बनाने का और कोई सरल तरीका नहीं है। और दूसरी भी एक बात है कि हर दिन एक विषय रखा था, लेकिन आज सभी के लिए भी ठीक रहा कि पीयूष जी ने जो दीनदयाल जी के मूल 4 भाषण हुए थे उसका जो सार संक्षेप है वो सब आपके सामने रखा। और दीनदयाल जी का जीवन, व्यक्तित्व, जो विचार थे और उनके जीवन में जो व्यवहार था उसको गवर्नर साहब ने रखा। तो मेरे लिए कोई ज़्यादा विशेष बचता नहीं है, पर अब तय किया है तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी समाप्त करूँ। आज के लिए जो मेरे लिए विषय निर्धारित किया था, विकास की भारतीय अवधारणा। अब जब अवधारणा की बात करते हैं तो कुछ तो फिलॉसफिकल बातें हो सकती हैं, सैद्धांतिक विवेचन हो सकते हैं, और समय बदलता रहता है।
अपने यहाँ जो जिस मस्तिष्क रूपी यंत्र से हम काम करते हैं, विचार करते हैं, तो बहुत सारे शब्द भारतीय परंपरा में प्रयुक्त होते हैं। उसमें एक शब्द है स्मृति, एक शब्द है मति, एक शब्द है बुद्धि और एक शब्द है प्रज्ञा। तो एक पुराना श्लोक है, उसमें वो कहते हैं कि स्मृतिर अतीत विषया, जो स्मृतियां होती हैं उसका संबंध भूतकाल से होता है, और मतिर आगामी गोचरा, जो मति है वो भविष्य की कल्पनाओं में खोई रहती है, वो गढ़ती है। और कहा कि बुद्धिस तात्कालिकी गेया, जो बुद्धि है वो वर्तमान जो है, जो अभी चल रहा है, उसमें वो गति करती है। और फिर आखिर में कहा प्रज्ञा त्रयिका लिकी मता, लेकिन जो प्रज्ञा है उसका संबंध तीनों कालों से है। इसलिए दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन के रूप में जो विचार रखे वो प्रज्ञा से जन्य थे। और इसलिए जैसा पीयूष जी ने कहा कि ये 60 साल बाद आज पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कि जो उन्होंने विश्लेषण किया, कल्पना की, वो आज भी उतनी ही सार्थक है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी अगर देखेंगे तो लगेगा उतना ही सार्थक है वो। इसलिए वो जो एक दिशा एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने दी सभी बातों के बारे में, उसमें विकास की धारणा के बारे में भी दिया। लेकिन उसका विवेचन करते समय जो मैंने कहा कि बुद्धिस्ट तात्कालिकी गया, वर्तमान का जो विश्व का परिदृश्य है, क्योंकि विकास की धारणा का संबंध केवल भारत के साथ मात्र नहीं है, और आज की दुनिया के अंदर विभिन्न सभ्यताओं का एक दूसरे पे प्रभाव भी पड़ता है। तो मैं कहता हूँ आज का सबसे ज़्यादा फैशनेबल शब्द है वो है डेवलपमेंट, विकास। भगवान विष्णु के जैसे सहस्त्र नाम हैं, तो वैसे ही कोई भी विषय ले लीजिए, लेकिन वो विकास एक उसके साथ में कॉमन जुड़ा रहता है। दुनिया में देशों के विभाजन भी इसी आधार पर वर्गीकरण करने की प्रथा चली है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज। दुनिया को आगे बढ़ना है तो क्या करना है, तो आया कि डेवलपमेंट होना चाहिए। 1972 से विश्व के अंदर विश्व के देश परस्पर मिलकर और अर्थ समिट की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। स्टॉकहोम से चालू हुई और विश्व के अनेक देशों में होती रही। उनकी थीम भी अगर देखेंगे तो यही विषय है। कभी विषय रहेगा डेवलपमेंट, कभी रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कभी रहेगा सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट, कभी डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, कभी डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और सभी के मन में है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसके कुछ स्वप्न भी देखे जाते हैं। तो 1992 में जब रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ समिट हुआ था, वो दुनिया में बहुत चर्चित हुआ था वो।
क्योंकि उसमें कोई 127 से ज़्यादा देशों के उसमें राष्ट्र प्रमुख भी आए थे सब। और अंत में एक सामूहिक घोषणा उस समय की गई 92 में कि आगे हमारा लक्ष्य है कि हम सब मिलकर पृथ्वी के ऊपर एक 3 गोल निर्धारित किए उन्होंने। एक था ग्लोबल पीस, दूसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरा था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। उसके लिए ट्रीटी हुई, स्लोगन्स दिए गए, संधियां हुई, संकल्प किए गए, चार्टर बने और आने वाले सम्मेलनों में ये सब चलता रहा। लेकिन आज जब 2025 में हम विश्व का परिदृश्य देखते हैं तो सपना था ग्लोबल पीस का, लेकिन चैलेंज है ग्लोबल टेररिज्म। सपना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लेकिन भिन्न भिन्न देशों की आर्थिक अवस्थाओं के बीच की जो खाई है, नंबर थोड़े इधर उधर बदल सकते हैं लेकिन वो खाई बढ़ती चली जा रही है। कंजम्पशन का कहे तो 8 अरब से ज़्यादा दुनिया की आबादी है, लेकिन अकेला अमेरिका 33% कंजम्पशन करता है। और लक्ष्य था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो चर्चा होती ग्लोबल वार्मिंग की। तो कुल मिलाकर सब जगह ऐसा ध्यान में आ रहा है कि मन के अंदर विचार तो है, कल्पनाएं तो हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं और जो दृश्य खड़ा हो रहा है उसके अंदर एक खाई है। और ये अगर है तो कहीं ना कहीं कुछ मौलिक गड़बड़ है। और इस नाते से जो शुरू में कहा कि कुल मिलाकर दीनदयाल जी ने जब ये सारा विचार रखा और विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को लेकर, मानवता के भले को लेकर ये सब विचारधाराएं पैदा हुई। उनने सारे प्रयोग चलाए और कुल मिलाकर उस समय जो 2 मार्ग थे, एक पूंजीवाद का और एक समाजवाद का, तो आज तक की यात्रा में अपन देखेंगे तो बातें वही हैं, थोड़े बहुत नाम और उनके फॉर्म्स बदलते चले गए। मार्केट फोर्सेस की बातें आई होंगी, डीरेगुलेशन की बातें आई होंगी, समाजवाद में कम्युनिज्म, सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, तरह तरह के, लेकिन फंडामेंटल जाएंगे तो बेसिक बातें वही दिखाई देगी। तो दीनदयाल जी ने उस समय कहा कि एक व्यवस्था ऐसी है पूंजीवाद जिसमें मनुष्य को स्वार्थी, लालची और लाभ केंद्रित एंटिटी के रूप में ही उसका डेवलपमेंट है। और दूसरा जो साम्यवाद है उसमें सरकार रूपी भीम का ही मशीन का वो एक पुर्जा है और दोनों मनुष्य को लेकर के लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक वाक्य कहा था उस समय कि न हमें पूंजीवाद चाहिए, न हमें समाजवाद चाहिए, हमें अगर कुछ चाहिए तो वो मानव का उत्कर्ष और सुख चाहिए।
और ये मनुष्य का उत्कर्ष और सुख चाहिए, तो उन्होंने कहा वो अकेलेपन में नहीं हो सकता, वो समग्रता में होगा। लेकिन जब समग्रता में कहते हैं, इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डाइवर्सिटी रहेगी, विविधताएं रहेंगी, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। इसलिए समग्रता के साथ एक दूसरा शब्द प्रयोग किया, एकात्मता। और इस नाते से एक सार संक्षेप के ऊपर उन्होंने इस सारी दुनिया के अंदर जो 4 इकाइयां हैं, मनुष्य है, समाज है, प्रकृति है और परमात्मा है, इसकी उन्होंने समग्रता से व्याख्या भी की। और एकात्मता है तो एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे का समन्वय, एक दूसरे का सहयोग, उसकी भी विवेचना की। इसलिए मनुष्य का विचार किया, बाकी का विचार किया। ये जो आज सारी प्रॉब्लम जो खड़ी हुई है, जो मुद्दा जो है कि आज सारी दुनिया, भारतीय विचार अपनी जगह है, लेकिन आज की दुनिया जो चल रही है वो इस वेस्टर्न सभ्यता का जो वर्ल्ड व्यू है, उसका जो पैटर्न है, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके जो वैल्यूज हैं, उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसकी जो पद्धतियां, उससे चल रहा है। और उसकी जो फंडामेंटल बातें थी कि सारा का सारा जो ये, क्योंकि दीनदयाल जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं, उन्होंने वही कहा कि जो भारतीय परंपरा में सनातन काल से कहा गया है, उसी को मैं थोड़ा युगानुकूल भाषा के अंदर रख रहा हूं। तो आज जो दुनिया में चल रहा है, वो जो वेस्टर्न डेवलपमेंट हुआ, वो जो न्यूटोनियन कार्टेशियन वर्ल्ड व्यू कहते हैं, जिसके अंदर टुकड़ों टुकड़ों में विचार हुआ, एक चीज पकड़ ली, इससे दुनिया सुखी हो जाएगी। तो जनरल एक वायुमंडल बना कि दुनिया के अंदर मनुष्य को सुखी करना है, तो उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होना चाहिए। पूरी होना चाहिए तो उपभोग सामग्री होना चाहिए। इसलिए कंजम्पशन के लिए मैक्सिमम जो है गुड्स जो है ये बढ़ना, ये अगर बढ़ना है तो रिसोर्सेज चाहिए। इसलिए रिसोर्सेज का अधिकाधिक खींचना, वो करना चाहिए तो फिर टेक्नोलॉजी चाहिए। वो करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो करना है तो उसके लिए फिर पूंजी चाहिए। इसलिए मैक्सिमम गुड्स, मैक्सिमम उसका उपयोग, उसके लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज, उसके लिए टेक्नोलॉजी, और फिर उसको खपाना है, इसलिए मार्केट फोर्सेस। और ये एक साइकिल जो बना सारा का सारा, इसी साइकिल के ऊपर सारी दुनिया की गतिविधियां चल रही हैं। और इसके कारण से जब डेवलपमेंट की चर्चा होती है, तो चाहे जीडीपी के रूप में हो या किसी भी जो मानक बनते हैं, वो आर्थिक बनते हैं। भारतीय परंपरा में मूल रूप से कहा गया कि दुनिया में जो भी हम इकाइयां देखते हैं वो एक है, वो एक की अभिव्यक्ति है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसका मॉडल क्या होगा? तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि उसका जो बेस्ट मॉडल आपको दिखाई दे सकता है, जिसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकृति के लोग एक होकर के रहें, तो वो है परिवार, फैमिली।
इसलिए भारत ने ये जो हमारा एकात्मता का जो विचार है उसको सामाजिक या जीवन के अंदर व्यवहार में लाने के लिए जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो फैमिली का हुआ हमारा। इसलिए वेस्टर्न उसमें इंडिविजुअल ये बिल्डिंग ब्लॉक है और भारतीय परंपरा में फैमिली ये बिल्डिंग ब्लॉक है। और ये फैमिली बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी को ही और बढ़ाते बढ़ाते हर जगह अप्लाई किया उन्होंने। इसलिए मेरे माता पिता और मैं एक परिवार है, लेकिन फिर मेरे चाचा मामा ताऊ ये मिलकर हमारा संयुक्त परिवार है। फिर मैंने जिसमें जन्म लिया वो कुल भी एक परिवार है, जिस गांव में जन्म लिया वो भी एक परिवार है, जिस राज्य में लिया वो भी एक परिवार है, जिस देश में लिया वो भी एक परिवार है, और आगे चल करके संपूर्ण विश्व जो है वो भी एक परिवार है। तो ये जो फैमिली कॉन्सेप्ट है वो प्रारंभ से लेकर के वसुधैव कुटुंबकम जो हम आज कहते हैं कि भारत की विशेषता, ये उन्होंने एक मॉडल बताया। और परिवार का तो उसमें क्या होता है, उसमें सब पलते हैं। पूंजीवाद में कहा कि भाई तुम कमाते हो तो तुम खाओ। भारत में कहा कि भाई दीनदयाल जी कहते थे कि भारतीय सोच है कि जन्म जिसका हुआ है वो खाएगा और कमाने वाला खिलाएगा। तो फैमिली के अंदर विकलांग भी पलता है, वृद्ध भी पलते हैं, सम्मान के साथ पलते हैं। तो इस नाते से यह एक, और केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा हमारा, तो मनुष्यतर जो सृष्टि है उसको भी हमने फैमिली से कहा। इसलिए बिल्ली मौसी बन गई। मौसी परिवार की संज्ञा है। भगवान जाने कब मौसी बनी थी। चंदा मामा बन गया, सूरज दादा बन गया, गाय माता बन गई, तुलसी माता बन गई, गंगा मैया हो गई, यमुना मैया हो गई, हर नदी मैया हो गई। इसलिए जब हम कहते हैं कुछ भारतीय दृष्टि समझना, तो ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बेसिक्स हैं वो देखेंगे तो हमको ये एकात्मता, एकता, ये ध्यान में आएगा। और इसलिए इसमें से जो मॉडल डेवलप हुआ वो इस तरह का हुआ कि मेरा तो विकास होगा, साथ साथ बाकी सबका भी विकास होगा। इसलिए जो अपनी यहाँ की पद्धतियां हैं उनका थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो भारतीय समाज जीवन में, व्यापार में, वाणिज्य में, बाकी सब चीज़ों में जो व्यवहार करता रहा है उसको थोड़ा हम अध्ययन करेंगे तो एकात्म मानव दर्शन जल्दी समझ में आएगा। अब जैसे एक छोटी बात है कि जब डेवलपमेंट की चर्चा होती है तो स्वाभाविक आता है कि आर्थिक सारी व्यवस्थाएं तो चाहिए, लेकिन दीनदयाल जी हमेशा कहते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों से परे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो पीयूष जी ने बार बार जो शब्द का प्रयोग किया, जो दीनदयाल जी कहते थे कि धर्म नियंत्रित होना चाहिए। तो संस्कृति कैसे पैदा होती है उसका भी दीनदयाल जी का एक अच्छा एनालिसिस है कि साधारण आदमी का सहज स्वभाव है कि वो नीचे की ओर जाता है। लोभ है, लालच है, इच्छाएं हैं, तो सहज आदमी की गति है उधर। और धर्म आपको कहता है कि वो मत करो, चोरी मत करो, महिला को गलत दृष्टि से मत देखो, पराये धन की इच्छा मत करो, दूसरे को अपना जैसा मानो, ये धर्म कहता है। लेकिन मनुष्य का मन दूसरी दिशा में ले जाता है। तो दीनदयाल जी कहते थे कि मनुष्य जब अपने स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बदलने का प्रयत्न प्रारंभ करता है, उसमें से संस्कृति के मूल्यों का जन्म होता है। ये जो कभी कभी हम कहते हैं नहीं कि भाई हमारी जो भारत की विशेषता है कि हमारे यहाँ धनोपार्जन तो होना चाहिए लेकिन पराये धन को मिट्टी समझा।
अभी पराये धन को मिट्टी समझना, ये मन बनना, यहाँ संस्कृति आती है। एक पुराना किस्सा कहते हैं कि राका और बाका नाम के पति पत्नी थे। ये जमाना था जब पराया धन मिट्टी समझा जाता था। तो जंगल में जा रहे थे, पति आगे था, पत्नी पीछे थी। तो पति को वहाँ कुछ चमकता हुआ सोना दिखा। तो पुरुष को थोड़ा अहंकार होता है कि ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उसने कहा मेरा तो ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि ये सोना है, लेकिन ये पराया है तो मिट्टी है। लेकिन मेरी पत्नी स्त्री है और स्त्री को सोने का आकर्षण रहता है, तो इसको देख के कहीं उसका मन ना बिगड़ जाए। तो पति महाशय उस ढेर पे मिट्टी डालने लगे। उनके दुर्भाग्य से पूरी मिट्टी डलने के पहले पत्नी पहुंच गई वहाँ। तो थोड़ा पीला चमकता हुआ देख लिया उनने। तो उनने कहा कि क्या कर रहे हो जी? अब वो जमाना था कि जब सत्य बोलना धर्म था। आज का पति होता तो घुमा देता कुछ। तो ईमानदारी से उसने कह दिया कि भाई ये सोना था, ये मिट्टी जैसा, लेकिन तुम्हारा मन इसको देख के ना बिगड़ जाए, इसलिए मैं इस पर मिट्टी डाल रहा था। तो उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि अजीब आदमी हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। अब सवाल क्या है कि भाई धनोपार्जन ये तो ठीक है, पर ये दृष्टि कौन देगा? तो इसलिए कहा कि तरह तरह की नीतियां, तरह तरह के उपार्जन, लेकिन उसके पीछे की दृष्टि अगर नहीं रही। तो जब भारत के विकास की भारतीय अवधारणा पे जब हम विचार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आज की दुनिया की तमाम तकनीकें और बाकी चीज़ों से कुछ अलग होना है, पर वो होते हुए एक तो समग्रता में सोचना, उसके पीछे ये जो जीवन मूल्य हैं, ये जो सांस्कृतिक है, इसका अधिष्ठान उसके साथ में होना, और करते समय केवल मेरा भला नहीं, इसलिए दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस नाते से हमारे यहाँ की जो पद्धतियां विकसित हुई, और इसलिए कहा कि विकास के अंदर प्रचुर आर्थिक विकास होना चाहिए, और हुआ भी अपने। इसलिए सोने की चिड़िया भी एक संबोधन है भारत को विश्व गुरु के साथ साथ। लेकिन जैसा कहा कि ये सारा होते समय पश्चिम का जितना भी विकास है, एक किताब बीच में आई थी, उसका नाम बड़ा विचित्र रखा था, अहिंसक समृद्धि। जो भारत सोने की चिड़िया बना, तो किसी को लूट कर, किसी का खून चूस कर, किसी का शोषण करके नहीं बना। वो हमारी समृद्धि अहिंसक समृद्धि थी सदियों तक। आंगुसन मेडिसन ने जो 2000 साल की वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी है, जिसमें कहता है कि फर्स्ट एडी से 1600 एडी तक विश्व व्यापार के अंदर भारत का सबसे बड़ा योगदान था। आज का यूरोपीय यूनियन, आज का अमेरिका और पुराने समय का यूएसएसआर, जिसके आज 15 टुकड़े हो गए, इन सब का भी मिलाकर भारत के बराबर नहीं था। यूरोप के लोग समृद्ध हुए होंगे, लेकिन कितनी कॉलोनियां, कितना शोषण, कितने लोग उनकी नीतियों के कारण मरे, उसके ऊपर आज वो खड़े हैं। तो हमारे आर्थिक मॉडल के अंदर सोने की चिड़िया बनना, लेकिन शोषण करके नहीं बना, ऐसी पद्धतियां विकसित की। और वो अगर करना है तो फिर उस तरह का मानस चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक नए नए इन्वेंशंस हैं, ये सब करते समय प्रकृति की संवेदना, मानव की संवेदना, इसका लोप न हो जाए। इसलिए जब आता है कि आने वाले समय के अंदर विश्व के सामने कोई अल्टरनेट मॉडल रखना है, तो इन आधारभूत आधारों के ऊपर चलना पड़ेगा। भौतिक समृद्धि की दृष्टि से अनेक नीतियां बन रही हैं, अनेक चीजें आगे बढ़ रही हैं। वो करते करते साथ साथ हमको ये एक वैकल्पिक जो मॉडल देना है, उस दृष्टि से आज के जो सभ्यतागत चैलेंजेस हैं,
उनमें कुछ बातों का विचार करने की आवश्यकता है। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपके सामने रख के समाप्त करूंगा। एक छोटा वाक्य है, कभी कभी एक अनुपम मिश्रा थे, वो एक मार्केट फोर्सेस की जब आजकल चर्चा चलती है तो एक छोटा वाक्य कहते थे वो कि हमको कुछ खरीदना है तो बाजार में जाना पड़ेगा। अनादिकाल से आदमी खरीदारी के लिए बाजार जाता है। पहले गांव में दुकानें होती थी या कुछ मिल करके हाट बाजार लगते थे, तो उनका वाक्य था कि पहले दुनिया बाजार में जाती थी खरीदारी करने के लिए। जब दुनिया बाजार में खरीदारी करने जाती थी तो जो उसको जरूरत है वो खरीदते थे वो। लेकिन आज का मॉडल क्या है, तो उन्होंने कहा आज बाजार निकला है दुनिया को खरीदने के लिए। ये अंतर है। बाजार तय करता है कि आप क्या खरीदेंगे। बम्बई के T2 में जाएंगे तो जो आपका बोर्डिंग गेट है वो शॉर्टकट है, तुरंत जा सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको पूरे मार्केट से घुमा के वो ले जाएंगे ताकि कहीं ना कहीं आपका मन जो है कुछ खरीदने को हो जाए। फिर एक दूसरी बात आती है कि किसी भी समाज के अंदर विकास अगर होना है तो आर्थिक आत्मनिर्भरता होना चाहिए। और आर्थिक आत्मनिर्भरता होनी है तो जब किसी चीज का आदमी मालिक रहता है तब आत्मनिर्भरता रहती है, और जब नौकर रहता है तो परवशता रहती है। इसलिए जॉब क्रिएशन अच्छी बात है, लेकिन जीवन भर की गारंटी नहीं रहती सरकारी सर्विस छोड़कर। तो टेक्नोलॉजी का जब विचार होते हैं तो एक बड़े अच्छे सामाजिक व्यवस्थाओं के बड़े गहरे अध्येता थे। छोटे छोटे सूत्रों में भारत का सोच और आज क्या चल रहा है वो बताते थे। तो कहते थे छोटी टेक्नोलॉजी मालिक बढ़ाती है और बड़ी टेक्नोलॉजी नौकर बढ़ाती है। फिर दूसरा कहते थे कि छोटी टेक्नोलॉजी को समाज व्यवस्थित करता है, जब जैसी जरूरत है उस तरह का वो उपकरण बनाएगा, और बड़ी टेक्नोलॉजी समाज को व्यवस्थित करती है, अपने में ढालती है। इसलिए आजकल चलता नहीं कि भाई AI बड़ा जोर है, आजकल उपयोग भी है उसका। मैं कई बार कहता हूँ भाई AI का बहुत अच्छा उपयोग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी बात है, लेकिन उपयोग करते करते इतना ध्यान रखें कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ना हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग करें, लेकिन इतने निर्भर हो गए कि अपना सोच नाम की चीज ही समाप्त हो गई। तब केवल आप टेप रिकॉर्डर बन जाएंगे, जो भी आप कह रहे हैं वो कहीं से आपने लिया, आपका अपना कुछ नहीं है। तो मनुष्य को ऐसा होना ही क्या। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस आज के समय से हम गुजर रहे हैं, इससे आगे बढ़ते समय भारत का अपना मॉडल क्या होगा, उस पर चलते समय ये कुछ बातें जिनका विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर सारी प्रक्रिया के बारे में, और दीनदयाल जी ने जो कहा कि आर्थिक नीतियों का सारा निर्धारण करते समय 2-3 उनके बड़े महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिनके भाष्य होना चाहिए, व्याख्याएं होनी चाहिए, और जीवन के इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग क्या हो सकते हैं सोचना चाहिए। एक उन्होंने कहा कि जो हमारी इच्छा है कि सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों, तो उसके लिए उन्होंने त्रिसूत्री दी। उन्होंने कहा ये करना है तो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए कि उत्पादन में प्रचुरता, वितरण में समानता और उपभोग में संयम।
ये 3 सूत्र अगर पढ़ते हैं तो जो भी रिसोर्सेज है सबकी पूर्ति हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि उत्पादन में प्रचुरता, तो मास प्रोडक्शन बाय मासेस। जहां यंत्र की जरूरत है वहां तो अनिवार्य उसका उपयोग है। तो प्रोफेसर विश्वेश्वरैया का जो सप्त सूत्र थे 7M, पीयूष जी ने जो उनके आखिरी भाषण का उल्लेख किया, उस 7M के अंदर प्रोफेसर विश्वेश्वरैया ने उल्लेख किया था, उसी को दीनदयाल जी ने कोट किया। तो सबसे पहले उन्होंने लिया मैन, फिर मटेरियल संसाधन, फिर मनी पूंजी, फिर मोटिव पावर ऊर्जा जो है अनेक रूपों के अंदर, पशु की भी ऊर्जा है, जल की भी ऊर्जा है, वायु की भी ऊर्जा है, तो मोटिव पावर उन्होंने लिया। फिर सारा चलाना है तो उनका मैनेजमेंट, फिर छठा कहा मार्केट, और अंतिम कहा मशीन। ये सब चीजों का विचार करके कौन सी मशीन जरूरी है, किस मशीन का ज्यादा उपयोग है, वो करना है। और बोले आजकल हमारा ये हो गया कि सबसे पहले मशीन का खूंटा गाड़ देते हैं और उसके हिसाब से फिर बाकी सारी चीजें। तो उसके 2 खतरे उन्होंने वो विचार करने, क्योंकि भारत की हम कहते हैं कि जनसंख्या हमारी 140 करोड़ है। तो उन्होंने कहा आप कोई मशीन लाते हैं और उसका उपयोग नहीं होता है तो जो नुकसान होता है बस मात्र इतना होता है कि जितनी पूंजी आपने मशीन खरीदने में लगाई उसके बाद नहीं है कुछ उसका नुकसान। लेकिन आदमी खाली और बेकार रहा तो रोज खाता है वो, तो घाटा बढ़ते ही चले जाने वाला है। और इस नाते से वर्तमान समय के अंदर सरकार ने जो कुछ बातें चालू की हैं, सहकारिता की है, स्टार्टअप्स की हैं, मुद्दा ये है कि शने शने छोटी छोटी टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे इससे मैं स्वयं अपनी चीजों का कैसे मालिक हो सकता। जो पुराना काल हम कहते हैं ना कि जब तो भारत भर के अंदर एक बड़ी और विचित्र धारणा है भारत के बारे में कि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान है, लेकिन एक बात सबको सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर पुराने समय के अंदर अन्न बेचना पाप समझा जाता था। जो जिस देश के अंदर अन्न बेचना पाप था, दूध बेचना पाप था, वो देश सोने की चिड़िया बना कैसे है? तो कृषि से तो नहीं बना वो। तो ध्यान में आता है कि भारत के हर गांव का हर घर एक कारखाना था। अब ढाका की मलमल की बात करते हैं तो एक एक घर के अंदर एक एक डिजाइन की विशेषताएं थी। चमड़े का ही काम होता था तो एक एक घर के अंदर एक एक विशेष प्रकार की डिजाइन थी। धातु का काम हो, किसी भी प्रकार की कला कौशल को देखेंगे तो हर व्यक्ति अपना मालिक था, उसकी विशेषता थी, और बाकी तंत्र पूरा विश्व के अंदर मार्केटिंग करता था। इसलिए आज के समय के चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये जो प्राचीन विकेंद्रित मॉडल था, अधिकाधिक लोग सक्षम और अपने मालिक होते थे, उस दिशा के अंदर आने वाले समय के अंदर और कहीं ना कहीं एक चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये करते समय, जैसा मैंने कहा कि इस समग्र विकास का और विचार करते समय जो कहा कि आर्थिक दृष्टि से तो ये होगा, लेकिन वितरण में अगर समानता करनी है तो केवल ला मात्र से नहीं हो सकता है, मनुष्य का मन बनाना पड़ेगा। इसलिए पूरी भारत की परंपरा में आप देखेंगे
कि सारी हमारी जीवन शैली जो है वो देने के प्रधान है। इसलिए पुराने समय में कहते हैं कि जो रखता है वो राक्षस है और जो देता है वो देवता है। और इसलिए आप थोड़ा सा अपने समाज जीवन को देखो, देना देना बस यही है। बच्चे का जन्म हुआ है, इसको दो, उसको दो, उसको दो। विवाह हुआ है, इसको दो, उसको दो। कोई व्रत त्योहार आया, इसको दो, उसको दो। मृत्यु भी अगर हुई है तो इसको दो, उसको दो। पूरे सिस्टम में आप देखेंगे कि एक साइकिल ऐसा बनाया, उत्पादन भी हो रहा है लेकिन हर एक को दिया भी जा रहा है। हमारी यहां सोच ऐसा नहीं था कि मैं उत्पादन करूं तो मैं ही रख लूं। वैज्ञानिक ढंग से कृषि करके अधिक उत्पादन करना, ये तो टेक्नोलॉजी बता सकती है, लेकिन अन्न का उपयोग कैसे करना, वो अपना भंडार भरने के लिए करना या सदुपयोग के लिए करना, वो दृष्टि संस्कृति देगी। तो भारतीय विकास मॉडल करते समय ये देखना पड़ेगा। दीनदयाल जी को उल्लेख करते थे कि राजस्थान में खेत के अंदर वर्षा आने के समय जब फसल बो रही है महिला, तो गांव की वो अनपढ़ महिला एक गीत गाती है। वो एकात्म मानव दर्शन उस गीत में ही झलकता है। वो गीत गाते गाते कहती है कि आज मैं दाने बो रही हूँ, कल को वर्षा होगी, फिर इस एक दाने के हजारों दाने बनेंगे, एक दिन फसल आएगी, और जब वो फसल आएगी तब उस फसल का मैं क्या करूँगी। तो उसी गीत में वर्णन करती है, इसमें से इतना हिस्सा पक्षियों का है, इतना हिस्सा गांव में इसका है, इतना हिस्सा गांव में उसका है, इतना हिस्सा इसमें बच्चों का है, और ये सब करने के बाद कुछ बचेगा जो वो मेरे लिए है। दिस इज फिलॉसफी है। और इसलिए मैंने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बाकी सबके साथ, ये जो समाज जीता उनके साथ में, तो ये अगर करना है तो जो दीनदयाल जी समग्र मानव की बात करते हैं कि उसके शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन उसके मन को संस्कारित करना है, उसके विचारों को उदात्त बनाना है, और सर्वोपरि जो अध्यात्म है कि सभी के साथ संवेदना के साथ में जुड़ने का उसका स्वभाव बना है, वही एकात्म मानव है। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो समाज है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रकृति है। और इसलिए सहज रूप से हमारे यहाँ पर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे प्रकृति की भी चिंता करनी है। और इसलिए पुराने समय में जब आयुर्वेद का वैद्य औषधि तोड़ता था तो प्रार्थना करता था कि मनुष्य का जीवन बचाने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको तोड़ रहा हूँ, आप में भी प्राण है, क्षमा करना। और बाद में फिर वो एक तोड़ता था तो 4 लगाता था। ये दृष्टि थी। अभी हम सारे रिसोर्सेज खींच रहे हैं खाली। तो मेरा कहने का मतलब है कि मानवता को उस दृष्टि की ओर जाना पड़ेगा। और एक मौलिक अंतर जो विश्व के अंदर आया है, और अभी तो मुझे कोई उसका परिवर्तन होगा दिखाई नहीं देता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर चक्र बदलेगा शायद। और वो ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहते हैं, और हजारों साल तक भारत के अंदर एक सुखी समृद्ध समाज जीवन आर्थिक दृष्टि से जीता रहा, उसका बहुत बड़ा कारण था कि हमने अपने समाज की सभ्यता की जो जीवन शैली डेवलप की थी वो 80% से ज़्यादा उस पर निर्भर थी जो प्रकृति में प्रतिवर्ष जिसका प्रोडक्शन होता है। लकड़ी होगी, मिट्टी होगी, तरह तरह के अनाज होंगे, तरह तरह के उत्पादन होंगे। आप देखेंगे कि पुरानी जो जीवन शैली थी, वो चाहे मकान होंगे या जीवन की जो आवश्यकता है, प्रति वर्ष प्रकृति में जो उत्पादन होता है वो था। और प्रकृति ने जो करोड़ों साल में निर्माण किया है, पेट्रोल है, कोयला है, मिनरल्स है, अनेक अनेक चीज़ें हैं, वो यदि भयानक संकट आ जाए कि अब जीवन मरण का सवाल है, तभी उसको हाथ लगाना। इसलिए विजयनगर साम्राज्य के समय का एक अभिलेख मिलता है कि उस राज्य की जमीन के अंदर जो रत्न
धातुएं छुपी हुई हैं, वो राज्य के संकट काल के लिए है। राज्य के संकट अगर उत्पन्न होता है तभी उसको हाथ लगाना, उसके अलावा अगर राजा हाथ लगाता है तो राजा चोर है। लेकिन आज संपूर्ण विश्व की जो सिविलाइजेशन है, ये जो करोड़ों साल में प्रकृति ने बनाया उससे बेस्ड है, और उससे अगर बेस्ड है तो वो इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक है तो वो प्रदूषण करेगी ही। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ अपार तकनीकें विकसित हो रही है, अपार डेवलपमेंट हो रहे हैं, अपार सुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, और दूसरी ओर मानवता का संपूर्ण विचार करते हैं। भारत थोड़ा अपनी संस्कृति के कारण कुछ बचा हुआ है तो ध्यान में आता है, यूरोप के अंदर सामाजिक विश्लेषण करेंगे तो खंडित व्यक्ति, टूटते परिवार, मूल्यहीन समाज, नष्ट होती प्रकृति, बढ़ते रेगिस्तान, घटते जंगल, और मनुष्य का शरीर जिन चीज़ों से बना है, भूमि, जल, वायु, ये खुद ही सब प्रदूषित हो रहे हैं। इससे अगर निकलना है तो भारत ने जो एक दृष्टि दी है समाज की ओर देखने की, व्यक्ति को समग्रता में देखने की, प्रकृति की ओर देखने की, और कुल मिलकर परस्पर सहयोग से चलने का, और केवल दृष्टि नहीं दी तो भारत ने एक जीवन और एक शैली भी दी है। आज के भारत के ऊपर जब भारत फिर से उठ रहा है और धीरे धीरे विश्व भी भारत की ओर देख रहा है, आज से 30 साल पहले जब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते थे तो किसान मजाक उड़ाता था, कहने वाले को पागल समझता था। पर आज जब कैंसर और सब फूट रहे हैं शरीर से, तो आज वो सुनने के मूड में हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि दुनिया सुधरती है, समझदार होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो समझाने से समझते हैं, ज़्यादातर लोग भुगतने से समझते हैं। तो दुनिया आज भुगतने लगी है, और इसलिए भारत के इसकी एक आस्था बढ़ रही है। इसलिए एक तरफ हमको आर्थिक दृष्टि से सामर्थ्यशाली होना है, लेकिन जीवन मूल्यों के नाते, जीवन शैली के नाते, अल्टरनेट मॉडल्स के नाते भारतीय समाज जीवन को भी उस दिशा के अंदर ले जाना, मैं समझता हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का यह जो अमर संदेश है वो हम सबके सामने है। अंत में अपने उस चारों भाषण के अंत में उन्होंने जो कहा था उसको कह के मैं अपनी बात पूरी करूँगा। ये सारा करते समय अंत में उन्होंने कहा कि हम न तो भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो अपने पूर्वजों की प्रतिच्छाया हो, और न रूस और अमेरिका की तस्वीर बनाना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं उसको कहते हुए उन्होंने कहा कि विश्व का ज्ञान, आइसोलेशन में नहीं कहा उन्होंने, विश्व का ज्ञान और हमारी आज तक की परंपरा के आधार पर हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक श्रेष्ठ और महान होगा, जिसमें जन्मा मानव अपना समग्र विकास करते हुए संपूर्ण सृष्टि, समाज, इनके के साथ एकात्मता का अनुभव करते हुए नर से नारायण बनने में सक्षम होगा। हमारी शाश्वत देवी प्रभावमान संस्कृति का यह दिव्य संदेश है। चौराहे पर खड़ी हुई आज की मानवता के लिए यही हमारा दिग्दर्शन है। परमात्मा हमको इस प्रकार का भारत निर्माण करने की प्रेरणा दे, और आप सबको पुनः साधुवाद देते हुए इस ऐतिहासिक स्थल पर पुनः इस सारी बातों की स्मृति कराकर, और आने वाले वर्ष भर में आपने जो सबने मिलकर संकल्प लिया है कि भारत के जन जन तक इन विचारों को पहुंचाएंगे, विचारों को व्यवहार में लाने की प्रक्रियाएं विकसित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आज का ये जो शुभारंभ हुआ है इसकी सार्थकता होगी। इतना ही कहते हुए, बहुत ज़्यादा समय होने के बाद भी आप सबने मुझे सुना या झेला, जो भी समझे, आप सबका हृदय से साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।